नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो अंसार सॉल्व हो रहा था सेट टू में अगर मैं बात करूंगा तो आज इसका तीसरा पार्ट बनेगा, जिसमें 2 पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं वीडियो को। यहाँ पर जो है 5वें और 6वें प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग राजीव प्रकाशन की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, राजीव प्रकाशन में अगर मैं बात करूंगा, दूसरा सेट है, इसका पेपर कोड दे रखा है 822 AW है। इसके पहले वाला AB 822 AB कोड को करा दिए। इसमें जो है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पूरा मिला के यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 5वें 6वें पूरा मिला के 8 क्वेश्चन है और 8 चौके 32, सॉरी 1 मिनट, चौथा 5वां नहीं, हाँ 32 नंबर आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा 4 नंबर का प्रश्न आज सॉल्व होगा। इसके पहले हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसको सॉल्व करने से 1 या 2 नंबर मिलता। जैसे पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव था, उसको सॉल्व किए। उसके बाद जो सब्जेक्टिव में आ रहा था, कुछ प्रश्न 1 नंबर के थे, उसके बाद 2 नंबर के। आज के जितने भी प्रश्न हैं हम लोग 4 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और एक चीज अभी स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि रचना के लिए अलग से वीडियो बनेगा। इसमें हम रचना नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पटरी प्रकार लगाना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जितने वर्क मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड पे करने लायक वो मैं पूरा का पूरा कर दे रहा हूँ, सिर्फ रचना को छोड़कर पूरे प्रश्न सॉल्व होंगे। चलो देख जाते हैं यहाँ पर प्रश्नों को। यहाँ पर जो होगा देखिए जो है 5 नंबर, हाँ सभी खंड यहाँ भी करना है। 5 की अगर मैं बात करूँगा, चलो लिख जाते हैं यहाँ पर 5 का। हमने कहा कि एक प्रश्न को सॉल्व करने में टाइम भले ही जा रहा है, लेकिन एक गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप लोग एक बारी क्वेश्चन को देख जाएंगे बढ़िया से, तो वो आपको एग्जाम पीरियड में काम करेगा, याद जरूर आएगी, क्योंकि उसको इतना बढ़िया से बैकग्राउंड बना के बताया जा रहा है कि हर एक प्रश्न को, ताकि आपको एग्जाम पीरियड में काम करे। ना कि एक बारी देखो अभी तो आ रहा है 2 मिनट के लिए आ रहा है, लेकिन बाद में नहीं आएगा तो हो जाएगी दिक्कत। इसलिए पूरा एक्सप्लेन के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रखा है यहाँ पर जो दे रखा है, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब 4 नंबर का प्रश्न है, जहां पर लड़के गलती क्या करेंगे उसको भी मैं समझाऊंगा कि आपको उस गलती से बचना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो प्रश्न है आपका द्विघात समीकरण से है। अब देखिए गलती क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चन जो है, ऐसे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक का है, लिख ही देते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यहाँ जो दे रखा है, ऐसे 2 विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, सॉरी विषम धनात्मक पूर्णांक कह रखा है। चलो यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। चलो इसकी बात नहीं करेंगे, आपके पास बुक है तो आप लोग वहां पर समझिएगा। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, योगफल 290 हो। कितना हो, 290। देखना अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, देखिएगा पूर्णांक की बात कर लेते हैं, और भी कैसा पूर्णांक, विषम धनात्मक होना चाहिए सभी की हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो बनेगा पूर्णांक किसे कहेंगे, हमने कहा पूर्णांक में जो पूर्णांक की डिफिनीशन बनेगी उसमें जैसे एक नंबर लाइन हो गया है, यहाँ बीच में क्या रहेगा 0, इधर जाओगे प्लस और इधर जाओगे माइनस, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। अगर हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें प्लस की संख्याएं शामिल हो, मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋण मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या, और 0 भी शामिल हो, तो धनात्मक ऋणात्मक संख्या के साथ साथ 0 भी शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए धनात्मक की बात क्या है, जितने भी 0 के बाद हैं, 0 को छोड़कर जितने भी 0 के बाद हैं सभी क्या हो जाएंगे, धनात्मक, और उसके जितने भी पहले हो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। मतलब 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। यहाँ इसकी तो बात हमें लग रहा है क्लियर हो गई है। और कितने पूर्णांक चाहिए, 2, और कैसे, क्रमागत का मतलब जो क्रम से आ, जैसे मानते 1 2 3 4 एक क्रम से आ रहा है, 2 4 6 ये भी क्रम से आ रहा है, मान लेते 2 हो गया, फिर उसके बाद 8 बना लेते, मतलब जितने क्रमवार वृद्धि होगी वो क्रम से होना चाहिए, क्रमागत कहा है। तो यहाँ पर समझिएगा। अब हम लोग इसको देख जाते हैं, यहाँ पर जो चीजें नहीं पता उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। इसी यहाँ पर संख्याएं नहीं पता है, हम संख्याओं को मानेंगे और जो कहा है उसी को मानेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। हमने ना ट्यूशन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए किस टॉपिक का ट्यूशन है, क्या हमको करना है। यहाँ पर क्रमागत विषम पूर्णांक कहा था, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ हल, क्या लिख ले रहा हूँ, हल। देखिएगा जो संख्या पूछेगा यहां से लेकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में या कहीं पर भी कुछ भी पूछेगा तो उसको हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने मनमानी दे जाओ तो आंसर उसका सही नहीं निकलने वाला है। यहाँ पर 2 विषम पूर्णांक, यहाँ पर लिखोगे माना, अब मानने वाली बात हो गई, मैथ पढ़ो तो मानो, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक बराबर x है। बात को समझना। अब देखिए लड़के गलती कहाँ करें, मैं बार बार कह रहा हूँ गलतियों से बचो। यहाँ पर जो है x हो गया, चलो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या हो जाए, क्रमावार का है। अब यहाँ पर क्या होगा, विषम का है। अब विषम का मतलब यहाँ पर लड़के करेंगे x+1, जो कि गलत होगा। x+1 गलत होगा। क्यों गलत होगा, मैं रीजन बता रहा हूँ, देखिएगा। तथा दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, मैं उसको बता दूं, x+1 करेंगे, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है, मान लेते हैं पहला जो विषम है, देखिए गलत क्यों है, क्योंकि पहला जो अगर मान लेते विषम संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यहाँ पर मान लेते पहली संख्या 2 हो जाएगी। अगर इसमें एक जोड़ोगे, क्योंकि अगला अगर एक मान रहे हो तो जाहिर सी बात है, पहला अगर x है तो अगला x+1 कर रहे हो, तो अगर 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2, जो कि ये क्या हो गया, विषम ना रहकर क्या हो गया, सम। इसलिए यहाँ पर 1 मानने की जरूरत नहीं है। बात को समझना, यहाँ पर क्या मानोगे, 2। अब जाकर ये सही हुआ। नहीं तो हम कह रहे हैं 4 नंबर आप लोग पढ़ने के बाद भी ये आपके ये जो क्वेश्चन है बुक में नहीं है, ये दूसरी बुक की, अगर मैं बात करूँ जो एनसीईआरटी उसमें नहीं है। इसको पढ़ाने का पर्पज है कि आपको लैंग्वेज समझ में आए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे आपका अभी तक भेंट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इससे अभी क्या करोगे, इसको देख जाओगे, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। जैसे देखिए यहाँ पर लड़के करेंगे x+1, जो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्यों 2 कर रहे हैं, कारण आप लोग जान गए कि यहाँ पर देखिए x हमने क्या माना, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो केवल 2 से कटे। हमने कहा चलो सॉरी, विषम मतलब जो 2 से ना कटे। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पहली जो विषम होगी क्या हो जाए, 1, फिर कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया 5। अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, अगर मानते x है, x विषम है, अगर विषम में फिर सम विषम को जोड़ देंगे, अगर 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सम को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सम को जोड़ेंगे। चलो हमें लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर अगर 2 हो रहा है, क्यों 2 हो रहा है, नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे ना कि यहाँ विषम कह रहा है, यहाँ पर जो है विषम रखिए, मतलब क्या रखना है, 1 रखना है तो 3 रखना है। लेकिन यहाँ पर विषम तो कह रहा है, अगर हम विषम संख्या रखेंगे तो क्या बन जाएगी, सम। क्योंकि अगर विषम में ये विषम माने हो, अगर विषम में विषम को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सम, जो कि हमको पूरी संख्या क्या चाहिए, विषम चाहिए। ए भी विषम हो गया और ए भी विषम हो गया। चलो अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या आते हैं, प्रश्नानुसार देखिएगा। अब क्या करेंगे, कहा है कि यहां तक तो हमें लग रहा है बढ़िया से सॉल्व हो जाना चाहिए। कहा जिनके वर्गों का योगफल, जिनके मतलब किनके, ये जिनके जो है ना संख्या के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब जिनके वर्गों का योगफल, किनकी संख्या के, पहला x है, वर्गों का योगफल वर्ग कर दो, योगफल मतलब प्लस x+2, मतलब कि जिनके वर्गों का, ये दोनों संख्याओं, ये पहला ये दूसरा, इनके वर्गों का ये योगफल कितना दे रखा, 290। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर 4 नंबर का है तो आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। x² अकेले है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² मतलब x क्या बनेगा a, b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2a, a पर x और b पर कितना है 2, बराबर कितना है, चलो लिख जाते इसको 290। ये हो गया। अब देखिए यहां से क्या होगा, क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जो स्क्वायर में दे रखा है, मतलब कि जो घात है पहले उसको सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पर x² कितना हो जाएगा 2x², नंबर है, इसको भी अगर सॉल्व, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 को 2 बारी गुणा करो में लिखना है। अब यहाँ पर प्लस 2 दूना 4x, ये उधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा -290 बराबर 0। यहां से इसको इधर कर दिए क्या होगा 0, एक काम हो गया। अब यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको हमें क्या करना है, एक मानक रूप होता है, मानक रूप में लिखना है। पहले जिसकी घात बड़ी है उसको लिख लेते हैं 2x² प्लस x अकेले है, हमने कहा 2x² अकेले था, लिखते ए भी अकेले है, इसको भी लिख दो 2x। अब देखिए नंबर को क्या करेंगे, हमने कहा ना मानक रूप का मतलब क्या होता है कि जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी घात छोटी होती है उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2x² होल x। अब अगर मैं नंबर की बात करूं, दोनों क्या होगा, घटेगा, और घटने का मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर घटने का मतलब ये तो प्लस साइन आ गया तो माइनस, लेकिन नंबर जो बड़ा रहेगा वही साइन आएगी। यहाँ पर कितना है 290 के पहले माइनस है, क्योंकि बड़ा रहेगी तो आएगा माइनस में। अब अगर मैं बात करूं 290 में से अगर 4 जाए कितना 286, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इतनी बात हमें लग रहा है आपको समझ में आई है। अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो हम लोग आगे देख जाते हैं। हाँ यहाँ 290 ये डाउट हो रहा था। चलिए अब मैं बात करूँ, देखिएगा ऐसे ही फैक्टर करोगे, फैक्टर अगर आप लोग पढ़े तो आप पढ़ाएं, इसके पहले वाले सेट में पढ़ाए हैं, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान कर पाओगे तब लगा जाओगे। यहाँ पर इसका इसमें गुणा करना रहता है, लेकिन
अभी जो दो कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो सभी को कट कर जाए, कट करने का मतलब जिसमें सभी से डिवाइड हो जाए। दो में दो से भी होगा, चार में भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है। चलो दो को हटा लेते हैं, तो यहाँ पर चलो दो को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन को अब आराम से मतलब कि सरल करने के लिए, नहीं जो ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए दो से दो कट गया, अब दो से अगर चार में भाग लगाओगे 2x माइनस दो से इसमें भाग लगाओ 1 4 3 बराबर 0। अब एक गुणा है तो उधर जाकर क्या बना लेगा भाग। ओवरऑल हमको मिला क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल कितना 0। अब इसका क्या करना है फैक्टर, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, जो हम पूर्णांक माने हमें वो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। तो इक्वेशन को लिखते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या निकालो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 बराबर 0। इसका हमने अभी जस्ट रूल क्या पढ़ा है पहले वाले सेट में कि यहाँ पर फर्स्ट का लास्ट में गुणा, मतलब a का c में गुणा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 मिनट रुकना, कितना हो गया 2 3 6, ठीक है 143। हाँ ठीक है, चलिए देख जाते हैं यहाँ पर। देखिए 143 का हमें क्या करना है फैक्टर, जिसका घटाना कितना होना चाहिए 2, 143। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए कितने से कटेगा 143, 4 5 3 8 नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए ठीक है, इजारा से तो कट रहा है, देखते हैं। तो इजारा एक करना, इजारा इजारा 33 और 13 करना 13, देखिए एक बेरी में कट रहा है। हमने कहा डिवाइड का रूल, थोड़ा सा आप लोग भी देख दीजिए, मैं तो डिवाइड के रूल से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बिना डिवाइड के रूल के नहीं। क्योंकि देखिए हमें पता है कि 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी मैंने देखा, 4 से कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्याओं से कट करते हैं। अगर जो 4 से कटे वो 2 से पहले नहीं कटता, तो 4 से देखने की जरूरत नहीं। 5 क्या 0 लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। तो इस तरह से डिवाइड का रूल आप लोग पढ़िए। देखिए यहाँ पर दोनों का गुणा करोगे कितना मिलेगा 143, दोनों का घटाना कितना 2, जो कि यही इसका क्या होगा फैक्टर। इजारा और 13 है, 1 मिनट रुकिएगा, इजारा है और 13, चलिए इसको रख ही देते हैं 1। चलो तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि पहला स्टेप अपने स्थान पे और लास्ट वाला अपने स्थान पे, और जो 143 का फैक्टर हुआ था कितना हुआ था 13 था और कितना था 11। हमने कहा ये दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो 143 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 2। और क्यों घटाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। चलो पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे, जो संख्या बड़ी है। तो बड़ा कितना है 13, और आंसर किस में लाना है प्लस में लाना है, आंसर किस में लाना है प्लस में। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 13x, जिसमें आंसर लाना रहेगा वो साइन बड़े वाले नंबर को देंगे। फिर अगर एक प्लस है तो अगला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटा कर लाना है कितना 11x प्लस हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो और ये दोनों में से कॉमन ले जाओ। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, नंबर तो है नहीं, है क्या सिर्फ अल्फाबेट मतलब x। यहाँ पर 2 बेरी, यहाँ पर 1 बेरी, 1 बेरी तो हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन का मतलब क्या डिवाइड, अगर x से x स्क्वायर में डिवाइड करोगे कितना बचेगा x, फिर प्लस में x से x अगर कट जाएगा यहाँ पर तो कितना बचेगा 13। ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ माइनस से तुरंत लिख जाओ माइनस। हमने क्या कहा यहाँ पर दिमाग ना लगाकर, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या होगा x, लेकिन कब होगा जब इजारा कटेगा, तो इजारा को ला जाओ यहाँ पर, मतलब जो कॉमन मिलेगा। कॉमन हमने कहा ऐसे नहीं समझ में आया, इसका क्या निकाल जाओगे HCF। यहाँ पर माइनस से माइनस कटा, इजारा से इजारा क्या बचा x, फिर माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, इजारा से भाग लगाओ कितना आएगा 13 बेरी, कितना बेरी 13। अब आगे देख जाते हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर x प्लस क्या हो गया 13 एक ब्रैकेट में, और दूसरा जो कॉमन लियो x माइनस 11, x माइनस 11 ये हो गया है। आगे देख जाते हैं। अब यहाँ से वैल्यू आएगी निगेटिव में, मतलब x प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर इसको उधर ले जाओ कितना माइनस 13। हम लिख जाएंगे वहां पर कि ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाता, ये जो ऋणात्मक चिन्ह इसको नहीं लेंगे। आगे x माइनस 11 बराबर 0, यहाँ सभी जगह 0 बन रहा है, ठीक है ना, ये सभी के साथ 0 आ रहा है, देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाए, उसको इधर ले जाओ जा रहा है, ये प्लस में आ रहा है, यही वैल्यू लेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 11 लिखेंगे। अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, x बराबर कितना है 11 है। मैं बोल रहा हूं आप लोग समझिएगा। अब ये बता जाइए अगला कितना हो जाएगा, 2 जोड़ जाओगे कितना हो जाएगा 13, तथा दूसरा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आप लोग लिखिएगा। दूसरा विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल मतलब कितना, x की वैल्यू कितनी 11 और प्लस में 2 जोड़ जाओ कितना हो जाएगा 13। लेकिन यहीं पर अब बात यहाँ पर करते, अगर 1 माने होते तो यहाँ इजारा कितना हो जाता 12, जो कि क्या हो जाता सम। आप लोग क्वेश्चन को समझो कहना क्या चाहता है। और एक अब लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर चाहे विषम पूर्णांक कहे चाहे धन पूर्णांक कहे, कुछ भी कहे, विषम कहे चाहे सम कहे, आपको क्या करना है x और x प्लस 2 मानना है। लेकिन हाँ अगर क्रमागत कहेगा, अगर क्रमागत कहा, यहाँ पर सम विषम की बात नहीं किया, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इसकी बात करेंगे। बस ये 3 चीजें आप लोग दिमाग में रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
पांचवे का क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको देख जाते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, कि ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको देखिएगा, बस मान रखना अगर आपको आ रहा है तो ठीक हो जाए। देखिएगा प्रश्न मैं लिखा हूँ पहले से ही और प्रश्न आपके पास भी होगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, कैसे समझें, इसमें हमको करना क्या है। यहाँ पर जो दे रखा है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। बात क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले नंबर कितने बिंदु दे रखे हैं, 3। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए त्रिभुज। और इतना तो आप लोग पढ़े ना, ऐसा नहीं पहली बार पढ़े। तो यहाँ पर जो होगा, हमने कहा कि किसका मतलब किस चैप्टर से है, त्रिभुज से ना होकर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। अब ये जो प्रश्न है अगर हम लोग बात करेंगे, ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है आपका, निर्देशांक ज्यामिति से, पहला नंबर। और वहां पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बहुत सारे बनेंगे, मतलब हमने कहा समबाहु हो गया, समकोण हो गया, विषमबाहु हो गया, ह्यूरोन्स का फार्मूला हम लोग पढ़े, बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति लगाएंगे, क्योंकि किस चैप्टर से, निर्देशांक ज्यामिति, उसी से ही आएगा, उसीलिए दिया भी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दे रखा है, हमने कहा 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों कैसे हैं, संरेख है। अभी बात यहाँ पर समझना, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3, क्योंकि 3 बिंदु है, त्रिभुज की बात करेंगे। अगर इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा इसको, तो किसका निर्माण होगा, त्रिभुज का। और अगर त्रिभुज का निर्माण होगा, कुछ ना कुछ इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन इस संरेख का है, क्या कहा है, संरेख। संरेख मतलब 1.2 और तीसरा, अगर ये तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो क्या किसी त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं। तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, संरेख। अब अगर संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। बस इतना आपको समझना था। आते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा। अब इसके लिए आपको त्रिभुज के जो क्षेत्रफल बनेगा, जो निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कि आपका कौन सा फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो लगाना है, लेकिन किसके हिसाब से, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। चलो अच्छा, यहीं पर देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, होता है 1/2 ब्रैकेट में x1। देखो मैं याद यहाँ पर ही करवा दे रहा हूँ, x1, फिर यहाँ पर क्या, y माइनस वाई, पहले ऐसे लिखने दो, उसके बाद प्लस x, फिर y माइनस वाई, इतना तो आप लोग बना सकते हो, प्लस x, फिर y माइनस वाई। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसको नंबरिंग करना है। देखिए कैसे, हमने कहा यहाँ पर क्या करो, 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3। अब एक राउंड ऐसे चलेगा, 1 2 3, ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया। अच्छा यहाँ पर 1 हो गया ना, 1 हो गया ना, 1 के बाद इसको क्या दोगे, 2, एक राउंड खत्म हो गया, दूसरा राउंड 2। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, 1 हो गया, दूसरा राउंड खत्म। यहाँ 2 है, यहाँ क्या कर जाओगे, 3। अब देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2, बस हो गया। यही है फार्मूला, लॉजिक समझो, लगाओ। बराबर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़े, यहाँ जरूरत है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर x1 y2 y3 सब कहाँ से आएगा, तो ये बिंदु दे रखे हैं, यहीं से लाएंगे। देखिएगा ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा, इसको दूसरे पेन से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया, x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब xy पहले से 1 1 2 2 3 3, बस इसको रखो, आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं पूछूंगा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा, क्या बताओगे, 0। क्यों 0 बताओ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मैं 0 की बात करूँ, क्यों 0 हो, क्योंकि त्रिभुज का जो बिंदुएं हैं कैसे, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है, तो किसी कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। चलो यहाँ पर लिखते हैं 1/2, x1 कितना है, a है, फिर यहाँ पर y2 कितना है, b है, माइनस y3 कितना है, y3 कितना है, y। बात क्लियर हो गई, प्लस x2, बढ़िया से रखना नहीं, यहाँ गलती होने के पूरा का पूरा चांस है, यहाँ पर रुकना बस। x2 कितना है, 0, y3 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 0 है। चलो प्लस x3 कितना है, x है, फिर y1 कितना है, 0 है, y1 0 माइनस y2 कितना है, b है। यहाँ पर अगर बच जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बढ़िया से, और कुछ नहीं करना, वो अपने आप समझ में आएगा अब करना क्या है। बस यहाँ मान रखने में थोड़ा सा प्लस माइनस में इशू रहेगा, तो वहां पर आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0, कारण के साथ, क्योंकि कैसा त्रिभुज है, संरेखी है, मतलब जो उसके बिंदु है कैसे हैं, संरेखी है। यहाँ पर a 1/2 कितने, मतलब गुणा में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। चलो इसकी गणना तो यहीं पर खत्म हुई। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्योंकि अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले कोई भी अल्फाबेट हो नंबर, क्या करेंगे, गुणा। a का b में करेंगे तो a b माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस माइनस, a का y में करेंगे तो a y, और एक चीज 0 है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। देखिए ये और सिंपल कर रहा है प्रश्न को,
ठीक है ना, क्योंकि अभी अगर आप लोग दूरी का फार्मूला लगाओ तो मुझे अच्छा खासा कैलकुलेशन करवाए, लेकिन ये जीरो कर देना मतलब कि यहाँ पर ठीक है, ठीक होने मतलब बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो जीरो का अगर किसी भी संख्या हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई जीरो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस में है एक्स जीरो में जीरो, इसकी भी गणना हम नहीं करने वाले, मतलब प्लस माइनस माइनस एक्स का अगर बी में करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या होता है, बात हमें लग रहा है इतनी समझ में आई होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ए इधर प्लस में है, इसको यहीं पर रहने दो, इसको उधर ले जाओ, इसको भी प्लस करना क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दे रखी है। हम लिखेंगे ए बटे में बी बराबर क्या हो जाएगा ए वाई, ये उधर जाएगा दूसरी तरफ मतलब जीरो की तरफ जाएगा प्लस में, अब ये प्लस एक्स बी। चलिए बात समझ में आई। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, एक्स वाई ए चाहिए और वाई बाई बी और बराबर कितना एक। अगर एक तरफ एक चाहिए, बराबर की तरफ एक चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, और हटेगा कब, जब इसमें हम क्या करेंगे इसी से भाग कर देंगे तो लिखेंगे। लेकिन अगर एक में करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में किसने भाग देना से ए बी, क्योंकि इसी का हटाना है, ए बी से भाग देने पर हो गया। बस इतना आप लोग कर लीजिए, हो गया ए बी बटे में ए बी सॉल्व हो गया, पूरा कट गया, कितना आया एक बराबर ए से ए कटा क्या बचा वाई बाई बी प्लस बी से बी कटा एक्स बाई ए, यही तो लाना था ना। अब इसको सीधा कर जाओ तो क्या लिखेंगे एक्स बाई ए है एक्स बाई ए, यहाँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और एक तरफ बराबर क्या है एक, यही क्या करना था सी। दो लाइन का काम है तो आप लोग इसको समझिए, बस फार्मूला यहाँ पर ज्यादा भूमिका निभा रहा है तो इसको आप लोग समझिए, ठीक है ना। करना क्या है यहाँ पर फार्मूले का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि मेंसुरेशन में भी बिना फार्मूले का हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसकी अलामत देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर जो बनेगा, अच्छा ये भी मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन आ ही गया। चलो मेंसुरेशन में हम आपको फार्मूला याद करवा के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी चित्र आए मेंसुरेशन से हो या कहीं से भी हो, अगर फार्मूला मैं बता रहा हूँ मैं बार बार करूँ उसको याद कर लो, क्योंकि हर एक सेट में यही मिलने वाला है। और लोग क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, आपके बुक से ही बनाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछने वाले। तो जितना सिलेबस में उसको तो आप लोग रट जाइए किसी भी तरीके से, अगर समझ में आ रहा है समझ कर, नहीं समझ में उसको रटिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही किसी भी हाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो हम तो लिख ही रहे हैं, ठीक है। मैं तो समझा रहा हूँ किस तरह से, अगर नहीं याद है तब क्या करोगे। अगर थोड़ा सा आप लोग याद कर ले रहे हैं तो उससे ज्यादा तो हम याद करवा ही देंगे, ठीक है। कुछ पार्ट तो आपको याद ही करना है। यहाँ पर जो है शंख से रिलेटेड है, शंख के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वें का ग नंबर प्रश्न है, 5वें का ग। देखिए कहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या ऊंचाई, देखो क्वेश्चन को नहीं लिख रहा मैं, चित्र जरूर बना दूंगा। देखिए क्या है शंकु है, तो शंकु के बारे में पहले इसकी प्रॉपर्टी को जानती क्या होता है। तो हो गया शंकु हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। ये हो गया शंकु हो गया है। अब क्या करना है, कहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लोग समझिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या है, 1 मिनट रुक ही जाइए, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या दे रखा है, त्रिज्या ऊंचाई कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ, एक अच्छा काम कर दिया तो लिख दिया बढ़िया से, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या पूछा, आधार की त्रिज्या पूछ रखा, त्रिज्या मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोग समझिएगा, मैं इतना लिख रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अब इसको डिफाइन करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिएगा कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, देखिए त्रिज्या ऊंचाई को हम लोग किससे दिखाते हैं एल से, और अगर सिर्फ ऊंचाई कहेगा क्या करोगे एच। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अगर त्रिज्या ऊंचाई कहेगा बिना त्रिज्या ऊंचाई किए आप लोग एल नहीं मानेंगे, वो कह रहा है त्रिज्या ऊंचाई तो क्या करेंगे एल, अगर सिर्फ ऊंचाई का नाम लेगा तो क्या करेंगे एच। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा, देखिएगा एक होता है संपूर्ण होता है और एक क्या होता है वक्र होता है। क्या होता है वक्र की अगर मैं बात करूंगा तो किनारे की बात होगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे पेंट करना होगा इसको, अगर मुझे पेंट करना हो तो कहाँ करेंगे, एक किनारा कर लेंगे और एक किनारा कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एज्यूम करो, जो टोपी होती है बर्थडे वाली, जो गोला होता है जिसको हम लोग सब ऐसे पहनते हैं, क्या वहां पर भी क्या पेंट कर सकते हो क्या, नहीं। ये जो गोला वाला पार्ट है इसको हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं।
तो हम लोग सिर्फ किनारे किनारे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा वक्र, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है संपूर्ण कहा, तो संपूर्ण का फार्मूला लगेगा। अब देखिएगा फार्मूला कैसे बनता है, वक्र का होता है पाई आर एल, मैं यहाँ वक्र लिख दूं, उसके आगे आप लोग समझो वक्र। अब अगर संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण देखिए फार्मूला अपने से बनता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, देखिएगा अगर संपूर्ण की बात करेंगे तो पाई आर एल में देखो पाई आर एल तो किनारा किनारा हो गया, इसी में किस सर्किल को जोड़ जाओ, मतलब वृत्त, वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है पाई आर, यहाँ पर क्या बचेगा एल प्लस आर, ये क्या हो गया संपूर्ण का फार्मूला। आते हैं क्वेश्चन पर, देखिएगा ये क्या दे रखा है त्रिज्या ऊंचाई, तो हम लिखेंगे एल बराबर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल, अब आप लोग समझिएगा, हम एल लिख रहे हैं, एल बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आप लोग त्रिज्या ऊंचाई बाद ब्रैकेट में एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करेंगे, मैथ है तो पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि क्या दिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठ, अब क्षेत्रफल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर लगने का मतलब ही क्या कुछ मतलब दिया है क्षेत्रफल दिया है। अगर ये क्यूब लगा होता तब क्या कहते हैं आयतन दिया है, तो इसको समझो ना, वो कहा नहीं लेकिन समझो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण, क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक बराबर कितना दिया है 90 पाई, ठीक है। अब किसका सम को याद लिख जाओ, क्या लिखोगे सम, सम के बारे में तो सम को लिखो ना, क्या दिक्कत है, तो मैं लिख दे रहा हूँ सम को का, ये हो गया। चलो सम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला हमने बता दी, कहाँ से आया, वक्र होता है पाई आर एल, उसमें एक वृत्त को जोड़ जाना हो जाएगा अपना। यहाँ पर क्या है पाई आर और ब्रैकेट में क्या दे रखा है एल प्लस आर बराबर, ये अच्छा क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये भी क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देख जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रखो आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर पूछा, आर है ना, देखिएगा यहाँ पर पाई, अच्छा पाई से पाई क्या करोगे कट कर दोगे, बराबर की तरफ है गुणा में है तो कट कर दो, देखो यहाँ पर आर बचा है, अच्छा आर पूछा है, आर का गुणा अगर हम लोग एल में करेंगे तो क्या हो जाएगा आर एल प्लस क्या है आर का आर में आर स्क्वायर बराबर कितना है 90, बात क्लियर है। अब यहाँ देख जाते हैं, रखो वैल्यू, एल कितना दे रखा है, एल की अगर मैं बात करूँ एल कितना देखो आर गुणा में एल कितना है 13, फिर प्लस में कितना दे रखा है आर स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे आर स्क्वायर बराबर कितना है 90, एक स्टेप ये हो गया है। अब यहाँ पर अगर मुझे बनाना होगा तो क्या करूँ, देखो यहाँ पर बन रहा है इक्वेशन, अब इक्वेशन बनना है तो कोई बात नहीं, देखिएगा सबसे बड़ी घात कौन सी है आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, फिर 13 का आर में प्लस 13 आर, इसको इधर करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। देखिए यहाँ पर बन रहा है फैक्टर, ये अपने आप हमने कहा ना आर का एल में कर आर एल हो गया प्लस आर का आर में आर स्क्वायर बराबर कितना 90। अब देखिए जिसकी बड़ी घात होगी मानक रूप, जिसकी बड़ी घात होगी उसे क्या करेंगे पहले, अब यहाँ पर देखिए 13 आर है तो क्या हो जाएगा 13 आर, अब इसको इधर करोगे तो माइनस, अपने आप बन गया क्या फैक्टर, तो फैक्टर करते हैं, फैक्टर तो जस्ट हमने एक क्वेश्चन का और किया, तो कितना है आर स्क्वायर प्लस में 13 आर माइनस 90, फिर से वही नियम, हम 5वीं वेरी बता रहे हैं, ठीक ना, दोनों सेट को अगर जोड़ जाओ 5 वेरी आया है, तो आप लोग जो बार बार आया तो उसको रट जाओ, ठीक ना, एकदम समझो बढ़िया से। देखिए होता क्या है 90 का नम 90 का फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए 13, घटाने पर कितना आना चाहिए 13, और फैक्टर के लिए हमने क्या कहा अगर ऐसे नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अब इसको इरेज कर रहे हैं, शायद इसका काम नहीं है, आप लोग लिख लेना इसको, देखिएगा थोड़ी जगह चाहिए, किसका फैक्टर करना है 90 का, और 90 का बहुत सारे 10 9 90 भी होता है, ठीक है, 18 पंचे भी 90 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मन में आ रहा है तो ठीक है ना, जिस देखिए 10 9 90, 18 पंचे 90, बहुत सारे बनेंगे, और अगर देखें 15 का 6 बेरी करोगे 15 6 बेरी 15। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो जिसका घटाना कितना हो 13 हो, वही इसका क्या होगा सही मापदंड जो बैठाएगा वही तो इसका क्या होगा फैक्टर करेगा इसको। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 9 90 तो हो रहा है, लेकिन घटाने पर एक आ रहा है, 18 पंचे 90 तो हो रहा है, लेकिन 18 में से अगर 5 जाए कितना बच रहा है 13, तो इसी को रखते हैं बिना टाइम को प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में लाना है बड़े नंबर कितना प्लस, घटा के लाना है अगले नंबर का माइनस 5x माइनस कितना 90 बराबर 0। एक्स सॉरी यहाँ एक्स की बात नहीं हो रही यार, आर हमेशा एक्स आता है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर एक मिनट आर बनाइए, क्या बनाएंगे आर, तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर आर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। अब आर कॉमन मिला तो आर को कॉमन लो तो क्या बचेगा यहाँ पर एक आर, क्योंकि एक आर से एक आर कटेगा, प्लस आर से आर कटा क्या बचा 18 माइनस 5 है तो 5 कॉमन ले, अच्छा 5 क्यों, क्योंकि देखिएगा आर यहाँ भी आर आने से जब 5 हटेगा तभी यहाँ पर आर आएगा, तो माइनस माइनस कटा 5 क्या बचा आर, माइनस माइनस प्लस 5 से 18 सॉरी 90 में अगर भाग लगाओ कितनी बेरी जाएगा 18 बेरी, तो यहाँ पर r प्लस 18 क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम है सही की हो, यहाँ पर a आ गया। अब यहाँ पर जो कॉमन लियो x माइनस सॉरी यार r माइनस 5, यहाँ पर r प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, तो r बराबर कितना माइनस 18, जो कि माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता, लिख देना, मैं बोल रहा हूँ कि ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाता, यहाँ पर
r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर 5, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लिख जाना अतः शंकु की जो शंकु के आधार का लिख जाओ, अतः शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर। आप कहोगे ऋणात्मक चिन्ह क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि दूरी को हम लोग ऋण में नहीं माप सकते हैं। अगर हम तनिक पीछे भी चलेंगे तब भी क्या होगा प्लस होगा, आगे भी जाएंगे तब भी क्या होगा प्लस होगा, इसलिए दूरी को हम लोग माइनस में नहीं लेते। अगर किसी एज की बात करेगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी के उम्र की बात करेगा तो उसको भी हम लोग माइनस में नहीं काउंट करेंगे, इसलिए माइनस की वैल्यू को हम लोग नहीं देते। ठीक है, आगे देख जाते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई फैक्टर बन रहा है वहां पर हम ऋण चिन्ह लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका पूरा मिला के 12 नंबर क्लियर हो गए। अब आगे देख जाते हैं 16वें नंबर, मतलब कि इधर से अगर मैं बात करूंगा तो अगला प्रश्न देख जाते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से है आप लोग बता सकते हो, क्योंकि अगर पढ़े हुए गणित अगर आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो तो बता सकते हो किस चैप्टर से प्रश्न है, और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, पूरा का पूरा डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक प्रश्न ही पढ़ाता हूँ लेकिन डिफाइन पूरा करूंगा, और आप लोग जाकर इसके बुक से जो रिलेशन बना रहे हैं बुक से प्रश्न को देखो। तो देख जाइए प्रश्न, और आप लोग सारणी बनाइए मेरे साथ में, नहीं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से है, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से पूरा का पूरा मिला के 2 प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, और कम से कम 2 प्रश्न 2 है 1-1 नंबर के, आपको श्रेणी में दिया रहेगा। यहाँ पर जो बनाया है वो श्रेणी क्रम में रहेगा। बताओ कौन सा इसका मतलब कि बहुलक क्या होगा, या तो मध्य क्या पूछ लेगा, जिसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन को समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर जो दे रखा है कम से कम 8 नंबर की इस प्रकार से सारणी बनाएगा। माध्य पूछ लेगा, माध्यिका पूछ लेगा, बहुलक पूछ लेगा, या तो माध्य पूछेगा। 3 तरीके से माध्य को सॉल्व करते हैं। हमने कहा एक तो हमारा क्या हो गया पग विचलन हो जाएगा, अब एक प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा, देखो अगला जो बनेगा, 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो आपका क्या हो जाएगा पग विचलन हो गया है, और एक क्या हो गया यहाँ पर अरे यार ये जो तुम्हारा सिंपल बनता है क्या बनेगा, प्रत्यक्ष विधि बनेगा। तब अभी देखिए एक और आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर देख जाते हैं क्या कह रखा है, कहा निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि, अब देखिए यहाँ उपयुक्त क्या रखा, हमने कहा 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक कल्पित माध्य होता है, हमने कहा 3 तरीका है। एक क्या होता है कल्पित माध्य, पग विचलन, कल्पित माध्य, और क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर कहा उपयुक्त विधि, तो तीनों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक विधि जो आपको सरल लगे, लेकिन पता तो होनी चाहिए ना होता क्या है। जो आपको सरल लगेगी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें जो पता है, जहां तक हमको लगता है कि कौन सा उपयुक्त विधि है, पता क्या बताना तीनों पड़ेगा। जहां पर जो कहेगा उसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो उपयुक्त की बात किया तो हम तो कहेंगे कि प्रत्यक्ष विधि सबसे अच्छी विधि होती है। अच्छी तो सब होती है, वहां पर जो अलग अलग से फार्मूले बनेंगे, मतलब कि जो वहां पर बनेगा आपका कल्पित माध्य बनेगा, पग विचलन, वहां पर क्या करेगा, जब मतलब कि नंबर बहुत बड़ा बड़ा दिया है तो वहां पर वो सब तरीका लगाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अपना सिंपल तरीका प्रत्यक्ष विधि। अब देखिएगा, पहले हम सारणी को बना लेते हैं, उससे बाद ही बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो फिर टाइम चल जाएगा। देखिए सारणी में बना 1 मिनट अब रुकना भी पड़ेगा। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं बढ़िया से। तब तक आप लोग सारणी बनाइए, ठीक है ना। जिस तरह दिया उस तरह से नहीं आपको बनाना है, आपको उसको जस्ट उल्टा कर देना है। एक प्रश्न इस प्रश्नावली से 2 प्रश्न एकदम निश्चित है। आप लोग इस सेट में देख जाइए, इसके पिछले में सॉल्व कर रहा हूँ वहां पर भी देख जाइए। यहाँ से जो है 10 नंबर तो एकदम फिक्स सही है, तो आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान देंगे और इसको बढ़िया से पढ़ जाइए। क्योंकि लास्ट के जो इधर से 12 बन रहा है, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14 और 8, 9 की मैं 5 चैप्टर अगर पढ़ दोगे तो मैं बार बार करूँ, बस 5 चैप्टर पर फोकस करिए, ठीक है। तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए इधर मैं सारणी बनाऊंगा और इधर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। यहाँ पर जो बनेगा 1 मिनट सही है, इतनी काम करते हैं। देखिएगा मेरे साथ बनाइए, पूरा का पूरा काम यही, नहीं तो हम लोग यहाँ बोर्ड बनाकर उसके बाद बताते, लेकिन टाइम बचाने का पर्पज नहीं, आपको समझाने का पर्पज, इसलिए ध्यान जरूर देंगे। देखिएगा क्या पूछा है, माध्य पूछा है। अगर माध्य पूछा है तो हमने कहा माध्य पूछा है तो माध्य बराबर फार्मूला पता होना चाहिए पहले नंबर। और माध्य बराबर फार्मूले से पहले भी अगर आप लोग सारणी बना रहे हो, यहाँ पर 2 सारणी तो आपको देगा ही करेगा, वहां एग्जाम में तो देगा, लेकिन 2 अपने से है। हमने कहा माध्य का कितने सारणी, 4। और किस तरीके से लगा रहे हो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में कितने सारणी बनेंगे, 4। 1 ये हो गया, 2 और एक यहाँ पर एक लाइन और बना देखिए, 3 और 4, इतने में बना जाते हैं। चलिएगा देखिएगा, अच्छा जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं, ये हो गया है।
क्या दिया है यहाँ पर? पहला दैनिक व्यय क्या दिया है? दैनिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा। किसमें है? रुपए में। किसमें है? रुपए में। चलो ठीक है। उसके बाद क्या लगा रखा है? परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ बोलते हैं। जो दिया पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे 100 से 150, 100 से 150, 150 से कितना दे रखा है? 200, मतलब 50-50 का अंतर है, तो आप लोग बनाइए 200 से 250, फिर 250 से कितना दे रखा है? 300, हाँ, फिर 300 से 350। बात क्लियर है? 300 से 350, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी 4 है, 5 है, 4 5 12, 2 12, 2 फिर से 2, ये हो गया। चलो इतना जगह बच रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना करेंगे। चलिए अब बुक की जरूरत खत्म हो गई। अब हम लोग अपने दिमाग, इतना तो दिया रहेगा, मतलब 2 सारणी दिया रहेगा। अब होता क्या है कि अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि जरूरत, जब हमको जरूरत पड़ेगी तभी हम लोग नंबर को खोजना स्टार्ट करेंगे। जो प्रत्यक्ष विधि होगी माध्य बराबर, तो मैं यहाँ पर लिखूँ, कौन सा क्वेश्चन है वाला? घ वाला है, मतलब लास्ट 5वें का घ। यहाँ पर अगर मैं माध्य बराबर लिख लूँ, तो माध्य बराबर होता क्या है कि सिग्मा एक्स बटे में सिग्मा, बस हो गया। इससे ज्यादा दिमाग लगाना। और कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष। हम तीनों तरीका करवा देंगे, ठीक है ना, लेकिन इस प्रश्न में नहीं, उसके लिए अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ गुणा में एक्स चाहिए। अब एफ चाहिए, एफ मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसको जोड़ जाओगे तो एफ मिल जाएगा, ठीक है ना, इसको जोड़ जाओगे क्या मिल जाएगा? एफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एफ दिया भी है सर, 25 देख जाइए, 5 4 9, यहाँ पर देखा जाए तो 5 4 9 9 10 12 10 22 और 25, कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, देखिएगा। तो 25 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखना, तो एफ बराबर, मतलब कि अगर मैं सिग्मा एफ बराबर लिखूंगा, कितना लिख जाऊंगा? 25, ठीक है ना। एक बेटे देख जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और इसमें क्या दे रखा है? कहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25%, देखिए परिवार दे रखा, हमने कहा ना यहाँ पर आपको टाइम लेना, इसलिए मैंने कहा ना दिया भी है, आप लोग जोड़ जाएंगे फिर भी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लेकिन नहीं भी अगर आप लोग जोड़ पा रहे हैं तो करें क्या? यहाँ पर जो होगा इसको जोड़िए, या तो यहाँ पर दिया रहे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में दिया भी रहे, कितने परिवार है? 25, तो यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। अब ये तो एफ मिल गया, लेकिन अभी हमको एफ के साथ एक्स चाहिए। अब एक्स कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग एक्स अगर निकालेंगे, एक्स क्या होता है? दोनों का आधा। हमने कहा कि जो वर्ग अंतराल दे रखा उसको जोड़कर उसका क्या निकाल लो? आधा। तो यहाँ पर इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 और 150 कितना हो जाएगा? 250 का आधा। आधा मतलब 2 से भाग, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो एक्स कितना आ गया? 125। बात क्लियर है? अब ये दोनों जोड़ दो, ये 350 कितना हो जाएगा? 350, फिर कितने भाग? 2 से, 2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, फिर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 100 कितना हो जाएगा? 75। इसका मतलब क्या होगा? इसको समझो, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? सतत दे रखा है, और सतत दिया है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, नोटिस करेंगे अंतर सेम है, यहाँ पर इसका जो जोड़ आएगा, मतलब जो यहाँ पर भी आएगा वो भी क्या आएगा? अंतर इसका सेम आएगा। अब 100 देखिए, यहाँ पर 125 था, 50 जोड़ दिए, कितना हो? 150। अब इसमें फिर से 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना जोड़ना? 50, 7 5 12 2, यहाँ पर हो गया। फिर 50 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 275। फिर अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 325, 325, समझना। यहाँ पर 50 जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर 5 और 7 5 12 2 3, ये हो गया। अब देखिएगा एफ हो गया एक्स, अब हमको क्या चाहिए? एफ और एक्स का गुणा, यहाँ लिखेंगे एफ इंटू एक्स। 4 से करो गुणा, 1 मिनट रुकना, हाँ देखिएगा 4 से करो गुणा, 4 पंचे 20 की 0, 4 दूना 8, 2 10 की 0, 4 एक नाम 4 5, 5 हो गए, फिर 5 से देखिए 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक नाम 4 5। इसको सही जरूर करना, थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन सही जरूर करना है, पूरा 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 खराब कर दे, पूरा पूरा क्वेश्चन। देखिए 5 25 के 5, 2 5 से 35 36 37 के 7, हाथ से लगा 3, 5 का नाम 5 3 8, ये हो गया। इसके सीध में लिखना, आप लोग वहां पर लाइन ऐसे बना सकते हो, 12 पंचे 60 की 0 6, 12 दूनी 24 36 के 0, हाथ से लगा 3, 12 दूनी 24 3 कितना हो जाएगा? 27, ये हो गया है। अगला 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14 15 के 5, 2 दूना 4 1 5, ये हो गया है। अगला 2 पंचे 10 के 0, हाथ से लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 3 6, हो गया। सबको जोड़ जाओ, क्योंकि यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सिग्मा का मतलब जोड़ हो जाएगा, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स के गुणा का जोड़। तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ो, 5 फिर कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 17 के 7, हाथ से लगा 1। अगला देखिए दहाई के दहाई जुड़ गए, सैकड़े के सैकड़े में, फिर क्या करेंगे? 6 5 11 11, अब एक हाथ से जोड़ जाओ 12 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19, 1 20 7 27, और 27 कितना है? 27 के बाद
यहाँ पर पूरा मिला 27, 32 हो जाएगा। 32 का कितना 2, 32 का 2 और वहां से कितना लग जाएगा आपका 3, और यहाँ पर कितना 2 है, 1000 पे 2 है और 3 कितना हो जाएगा 3 2 5। ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। आप लोग मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझिएगा। आगे फार्मूले पर यहाँ पर जो बनेगा सिग्मा एफ एक्स कितना निकालो 5275 कितना है 5275 बटे में एफ कितना है 25 है। कटे तो ठीक है नहीं तो पॉइंट में आएगा और इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। लास्ट में 5 है तो 5 से काटो, मैं 5 से ही काट रहा हूँ 50 25। यहाँ पर 5 से करना 5, लेकिन 2 5 से छोटा है, 2 अंक लेंगे 0 बढ़ाएंगे 50 25 तो जब फिर 50 25 फिर 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है 5 तो 5 से 5 दूना 10। देखो 5 दूना 10, 5 से करना 5, 5 से करना 5। ये आप लोग भाग दे सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आप लोग इस तरह से भाग दे जाना कि 5 2 7 5 कितने से भाग लगा जाओगे 25 से। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसके फाइनली क्या निकल गया आंसर, तब इसका जो माध्य निकले कितना निकलेगा 211। माध्य कितना निकला 211 किसी विधि से प्रत्यक्ष विधि। विकल्पित बच रहा है, क्या बच रहा है पद विचलन, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे।